बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व नाज़रीन, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? चलिए, इससे पहले हमने जो पिछला जो हमारा सेशन था उसमें 20 के आसपास क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल है, समाजी मजहबी इस्लाहात की किन्हीं 4 मुश्तरका खासियतों की पर से बहस कीजिए। ठीक है, अब जी समाजी और मजहबी इस्लाहात की जो किन्हीं 4 मुश्तरके जो खासियत हैं उसमें हम देखें तो सबसे पहले तो ये था कि आप देखेंगे जो 28वीं सदी के अंदर औरतों के जो हालात थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैर थे। तो इसमें जो समाजी मजहबी जो इस्लाहात हुई उनके पीछे जो है औरतों के हालात को बेहतर बनाने के लिए उनकी तालीम को के ऊपर जो है काफ़ी काम किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, आपका जो बेवाओं की शादी नहीं होती थी। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों की जो है छोटी लड़की जो है उनकी बचपन में शादी कर दी जाती थी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी बुराइयां जो हैं, समाजी बुराइयां जो हैं फैली हुई थी। सती प्रथा थी आपकी। ठीक है, इसको एबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया इसका। तो बाकायदा बहुत सारी ऐसे मामलात थे समाजी, ठीक है, जिसको जो है ख़त्म किया जाना जरूरी था। इसकी तरह आप देखें छुआछूत का जो मामला है, ख़ासकर आप देखें हिंदू मज़हब में जो है 4 वर्णों का निज़ाम था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं ये ऊंची जात समझी जाती थी और बाकी जो निचली जात है उनके साथ बहुत ही इम्तियाजी जो है रोल या बिहेवियर जो है उनके साथ अदा किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें इनका खात्मा बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उस दौर में हम देखें जितने भी समाजी इस्लाहकार थे आपका, उन्होंने इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो है काम किया। चाहे उसमें राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद विद्यासागर हों, चाहे सर सैयद अहमद खान हो, तो सभी ने समाज की इन बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, इसमें हम तालीम को सबसे ज़्यादा अव्वलीन रखा और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया गया। ठीक है, तो 4 आप पॉइंट जो है इसके ऊपर आप जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल आप जो देख रही हैं, आर्ट के गंधारा और स्कूल की कोई 4 खासियतें बताइए। गंधारा आर्ट, देखिए 2 स्कूल हैं, एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है और दूसरा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है। ठीक है, ये दोनों जो आर्ट के स्कूल हैं ये आपके आए थे आर्य या मौर्य काल में। ठीक है, जो मौर्य काल है या मौर्य जमाना है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो गंधारा जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं, चाहे उसमें कंधार है और इसी तरह से काबुल का इलाका है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। इसमें इसका तरीका ये है, आप देखेंगे कि वहां से जो खुदाई में मूर्तियां मिली हैं जो मौर्य दौर की हैं, उस पर बाकायदा बहुत ही महीन काम किया गया है। जिस तरह से क्योंकि बहुत सारे आर्टिसन जो हैं यूनान से भी आए थे और उन्होंने मूर्तियों के ऊपर बहुत बारीकी नक्काशी की है, बहुत बारीकी से काम किया है, बाकायदा महीन काम किया है। और उसके ऊपर जो आप देखेंगे जो मूर्तियां हैं वो पॉलिश आपको मिलेंगी, एक चमक आपको नजर आएगी उसके अंदर। ठीक है, यानी बाकायदा है तो वो पत्थर की, लेकिन उस पर इतनी पॉलिश की है कि लगता है कि जैसे क्या कहते हैं कि अभी बोल पड़ेगी है, इतनी महीन बारीक काम है इसके अंदर गंधार। ठीक है, तो एक तो ये है, इसकी बात ये है कि एक तो उसी इलाके के जो पत्थर हैं उनसे उनको बनाया गया है और इसमें जो झलक है हमें यूनानी आर्ट की नजर आती है और साथ ही जो मूर्तियां हैं काफी चमकदार हैं, चमकीली हैं और बहुत खूबसूरत, यानी महीन जो है बारीकी काम जो है उस पे किया गया है। ठीक है, देखिए 19वीं सदी का पहला निस्फ हिस्सा तालीमी तजुर्बात का दौर कहलाता है। कोई 4 असबाब बताते हुए इस कौल के हक में दलाइल पेश कीजिए। यानी 19वीं सदी का जो पहला निस्फ हिस्सा है, आप देखें कि 1800 से लेके आप 1850 का जो दहाई का जो हिस्सा है उसमें तालीम के ऊपर बहुत काम किया गया। ठीक है, चाहे वो आपका अंग्रेज जो हुक्मरान थे उसमें भी आप देखें, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग हो गया आपका, इसी तरह से लॉर्ड मैकाले हैं, तो इन्होंने तालीम को काफ़ी तवज्जो दी। इसी वजह से आप देखेंगे उस दौर में बाकायदा 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की गई, चाहे उसमें आप देखें कलकत्ता है, इसी तरह से मद्रास है और बम्बई है। तो 1954 का जो डिस्पैच था
ठीक है, उसमें यही बात की गई कि इन बड़े शहरों में जो है तालीमी इदारे होने चाहिए। और उसके बाद आप देखें कि बहुत तेज़ी के साथ जो है तालीम के ऊपर काम किया गया, बाकायदा लाइब्रेरी खोली गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी तो बनी गई थी आपका। और इसके साथ साथ हिंदुस्तानी जितनी भी आप देखें ज़बानें हैं, ठीक है, उसमें उसको फ़रोग देने की कोशिश की, खासकर संस्कृत है, फारसी है, और इसी तरह से और दूसरी जो दिगर ज़बानें हैं आपका, बंगाली है, ठीक है, इसको काफ़ी फ़रोग देने की कोशिश की गई। तो इस पे बहुत काम हुआ और इसी की का हम नतीजा देखते हैं कि आगे जाके जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है क़याम किया गया, ठीक है, ताकि जितने भी स्कॉलर्स हैं वो उनके सामने, यानी जो हिंदुस्तानी स्कॉलर्स हैं वो अंग्रेज़ी सरकार के सामने जो है यहाँ के जो मसाइल हैं उनको सामने रखें ताकि उनको जो है हल किया जा सके, ठीक है। इसी तरह हिंदुस्तानी समाजी निज़ाम में हम देखें 4 आश्रमों के तस्वर को बयान कीजिए। 4 आश्रम के बारे में बात की गई है। अब ये 4 आश्रम कौन से हैं? देखिए, पहला जो है आप देखेंगे तो ब्रह्मचर्य है जो, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद आप देखेंगे गृहस्थ आश्रम है, फिर उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यासी है, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ है। तो इस तरह 4 आश्रमों में जो है ये बांटा गया है, ठीक है। तो हर आश्रम के अपने उसूल हैं, अपने कायदे हैं, उसको जो है फॉलो करना पड़ता है। पहला जो आश्रम है जो ब्रह्मचर्य का है, उसमें जो अपनायन की जो तरीक़ाकार होता है तालीम हासिल करने का, ठीक है, और उसमें तकरीबन 18 से 20 साल तक का ये अरसा होता है। इस अरसे में जो है जो भी लड़का है वो शादी नहीं करता, अपनी तालीम को जो है वो मुकम्मल करता है, और इसके साथ साथ अपनी जो मजहबी तालीम है उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसको मुकम्मल करके, ठीक है, और इस लायक बन जाता है कि वो दुनियादारी सीख सके, ठीक है। अगला जो आश्रम है उसमें है क्या कहते हैं आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहस्थी स्टार्ट हो जाती है, शादी करके इंसान जो है गृहस्थी में लग जाता है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने लग जाता है, ठीक है। तो इसको उसे पूरा करना होता है, ठीक है। ये दूसरा मरमला होता है जिसमें एक शख्स शादी करता है और घर बसाता है, खानदान की जिम्मेदारियां निभाता है। इस दौरान वो समाजी और माशी तौर पर खानदान और माशरे की खिदमत को अंजाम देता है, ठीक है। ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो आश्रम आपको मैंने बताया वानप्रस्थ आश्रम है, ठीक है। इसमें जैसे रिटायरमेंट हो जाता है, यानी 55 साल की बात की जो दौर है, 55 से लेके 60, या जैसे आजकल 60 गवर्नमेंट ने तय कर दी है कि उम्र जो आप रिटायरमेंट हो जाता है इंसान, ठीक है। तो इस आश्रम में क्या है कि इंसान अपनी जो जिम्मेदारियां हैं पूरी करके, घरेलू जिम्मेदारी पूरी करके, ठीक है, और रूहानी तलाश में, ठीक है, चला जाता है। जैसे जंगल, आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये पुराने दौर की बात है, तो उसमें आदमी अपनी गृहस्थी को छोड़ के जो है रूहानी तलाश में जो है वो जंगलों में निकल जाता था। तो इस मरहले को कहा जाता है वामप्रस्थ आश्रम। इसके बाद जो चौथा मरहला है, आखिरी मरहला, जिसे संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, दुनिया को ही तर्क कर दिया जाता है इस आश्रम में, ठीक है। ये आखिरी मरहला है जिसमें एक शख्स मुकम्मल तौर पर जो है अपनी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी से अलग होकर सन्यासी जैसी जिंदगी है वो जीने लगता है। अब इसका मकसद क्या होता है कि वो रूहानियत को हासिल करे, ठीक है, रूहानियत को हासिल करना उसका मकसद होता है। तो इस तरह से ये 4 आश्रम है, ठीक है, जिसमें आपको उसके बारे में आपको बताना है। अगला जो है आप देखिए क्वेश्चन, लड़कियां दुनिया की सबसे ज्यादा ज़ाय किया गया तोहफा है। वो बहुत कीमती इंसान है जिनमें से लातादाद सलाहियतें पोशीदा हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी बुनियादी ज़रूरतें सबसे आखिर में पूरी की जाती हैं और इनकी बुनियादी हकूक़ को सबसे पहले नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे 4 वाक़यात बताइए जिनमें इन के हकूक़ अदा नहीं किए गए। अब बताइए, औरतें जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो एक आप देखें, ठीक है, यानी जिस तरह से साइकिल के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से लड़का और लड़की जो है ये समाज की जो है बुनियादी इकाई है आपका, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाएगा तभी समाज जो है तरक्की कर पाएगा। तो हो क्या रहा है कि हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा इम्तियाजी सलूक किया जाता है, और बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे अलग अलग जो आपकी फील्ड्स हैं, ठीक, मैदान है, उनमें उनके साथ बहुत ही इम्तियाजी जो है सलूक किया जाता है। उन्हें जो है
बहुत से काम करने से मना कर दिया जाता है। और आज से तकरीबन 50-60 साल पहले आप देखें तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन आज भी जबकि इतनी तरक्की हो गई है उसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वाकयात आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनके साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक करेंगे तो किस तरह से समाज जो है तरक्की कर पाएगा। ठीक है, तो तालीम से जो महरूमी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़कियों की जो तालीम है आपका, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें उनको देना है। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं गवर्नमेंट बनाए हैं ताकि उनकी जो तालीमी जो महरूमी है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ जो है ये चल रहा है आपका स्लोगन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लड़कियों की बहुत बचपन में ही शादी कर दी जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासकर आप देखें हरियाणा में और इधर आप राजस्थान में आप चले जाइए तो लड़कियों की बचपन में शादी कर दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से सनती जो मैदान है, यानी आप देखेंगे कहीं पे भी कोई बिजनेस, कहीं अगर वो मान लो कहीं नौकरी करने जाती हैं तो वहां से उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। ठीक है, उनका जिनसी इस्तेहसाल होता है, आप बहुत सारे वाक़यात आपको सुनने को मिल जाते हैं। इसी तरह से उनकी जो सेहत है ठीक है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। आप देखेंगे लड़कों को तो खैर बाकायदा खुराक दी जाती है, लेकिन लड़कियों को जो है इस मामले में बहुत ही कमतर माना जाता है। माँ भी खुद जो है वो लड़कों का ज़्यादा ख्याल करती हैं बनिस्बत लड़कियों के। तो इस तरह से बहुत सारे समाजी जो मसाइल हैं लड़कियों के साथ आज भी जो है पेश आ रहे हैं, तो इनको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला सवाल, हिंदुस्तान में कोरोना अवस्था के दौरान सूफीज़म मजहबी नज़रिए में एक लिबरल रवैया कैसे लाया। अब आप देखते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब कोरोना अवस्था का दौर है, कोरोना अवस्था यानी तकरीबन 12वीं या 11वीं सदी से लेके आप देखिए जो 16वीं सदी का जो दौर है ये कोरोना अवस्था का दौर कहलाता है। तो इसमें आप देखें तो समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा, अब तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती इतनी, लेकिन समाज में इतना इम्तियाज़ था। खासकर आप देखेंगे जो समाज की जो हिंदुस्तान में तो 4 वर्णों में जातियों में बटा हुआ था समाज, खासकर उसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अब शूद्रों के साथ तो बहुत ज़्यादा ठीक है उनका रवैया बहुत ख़राब हुआ करता था, और जो इसके साथ साथ एक और जाति हुआ करती थी जिसे चंडाल कहा जाता है, तो उनको तो देखना ही बहुत बुरा माना जाता था। ठीक है, उनको देखना ही ये समझते थे कि अगर देख लिया तो दोबारा से जाके स्नान करके आते थे। और किसी ने यानी कोई श्लोक सुन लिए संस्कृत के तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाता था, यानी इतना बुरा उन्हें माना जाता था। देखिए, तो इस तरह का जो इम्तियाजी मतलब समाज के अंदर इस तरह से जो समाज में जो बटा हुआ था, जात पात के निज़ाम में छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। उस दौर में जब एक दूसरे से इतना ऊंच नीच का इतना ही और थी, अमीरी गरीबी का फ़र्क था, तो उस दौर में जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो उसने क्या करा कि इंसान को इंसान समझा। ठीक है, वहदानियत का सबक दिया, रूहानियत का सबक दिया सूफीज़म ने, और एक दूसरे को भाई कहा कि एक दूसरे के हम सब भाई हैं। ठीक है, तो मोहब्बत और इत्तिहाद पर जोर दिया सूफीज़म ने। ठीक है, सूफी तालीमात का मरकज़ खुदा और इंसानियत से मोहब्बत थी, तो सूफिया ने इस बात पर यकीन रखा कि खुदा हर मखलूक में मौजूद है और इसलिए तमाम इंसानों को इज़्ज़त और मोहब्बत का मुस्तहिक समझा जाना चाहिए, और इनकी ये तालीमात ज़ात पात मजहब और फ़िरका जो वारियत है इससे बालातर थी। ठीक है, तो इससे जो है आप देखें तो उसका असर इतना हुआ कि उस दौर की जितनी भी जो पिछड़ी जातियों के जो समाज के लोग थे उन्होंने फौरन इस्लाम को कबूल किया। इसके अलावा जो मकामी रवायत के साथ जो हम आहंगी है उसको पैदा किया। आप देखें तो उसमें बाकायदा जो सूफीज थे उन्होंने क्या करा, अपना कलाम जो है आसपास की जो इलाकाई ज़बानें थी उसमें उन्होंने इसको दिया, दरस दिया, ताकि लोग जो है चाहे वो कोई किसी भी मजहब के हों उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, इस्लाम को समझ पाए। तो ये जो एक उनका तरीका कार था उससे काफ़ी लोग मुतासिर हुए, और जो मजहबी रस्म और रिवाज है उसमें उन्होंने लचक पैदा की। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं दिल की पाकीज़गी होनी चाहिए, रूहानी तरक्की है, खुदा के साथ जो ज़ाती ताल्लुक़ है उसके ऊपर उन्होंने अहमियत दी। ठीक है, तो इसके साथ जहालत को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश करी। इसी तरह मजहबी हम आहंगी है, ठीक है, उसको पैदा करने की कोशिश करी सूफिया ने।
अब इसकी कहाँ तालीम दिया थी? बाकायदा इसके लिए खानकाहें थी, दरगाहें थी, वहाँ पर बाकायदा वो दर्स दिया करते थे और उसमें बाकायदा जो है महफिल लगती थी, महफिल समा होती थी। उसके बाद जो है उसमें जो मजहबी जो दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम है उसके साथ साथ दी जाती थी। उसका मकसद ये होता था कि लोग आए यहाँ बैठें, बाकायदा इसके लिए एक अलग से जो है लंगर खाना बनाया गया था कि कहीं से भी कोई आए तो वो भूखा ना जाए। ठीक है, तो ये उनकी तो तालीमात थी, उसका असर यहाँ के इलाकाई लोगों के ऊपर काफ़ी हुआ इसका। ठीक है, और वो फिर इस्लाम से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अगला सवाल है, बुद्ध फलसफे की वो 4 खासियतें लिखी जो हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने की में जो है मददगार साबित होती है, मावून होती हैं। अब बुद्ध फलसफे की बात करें, आप देखिए तो बुद्ध फलसफे की जो तालीमात हैं वो बिल्कुल सूफिया की तालीमात से बिल्कुल थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, आप देखिए। ठीक है, उन्होंने भी रूहानियत के ऊपर जोर दिया। ठीक है, समाज में फैली हुई जो आप देखेंगे जो जात पात का निज़ाम है उसको दूर करने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बराबरी, यानी जो समाज के अंदर जो एक तफरीक थी, खासकर जो जात पात का निज़ाम था, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो एक सब उन्होंने कहा कि इंसान जो है ये तस्लीम किया उन्होंने कि दुख जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान को खुद और दूसरों के लिए हमदर्दी का जो रवैया है वो उसके दिल में रहना चाहिए। ठीक है, सब इंसान बराबर हैं, सबकी शनाख्त जो है दुख के असबाब, ठीक है, जैसे अटैचमेंट है, ख्वाहिशात हैं, ठीक, उनकी पहचान करनी चाहिए और जो भी उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसको त्याग कर, उसको छोड़कर हमें जो है रूहानियत की तरफ आना चाहिए। और इसी तरह से उन्होंने इसके लिए बाकायदा 8 रास्ते बताए उन्होंने कि एक तो उनकी हिकमत और बसीरत जो है सही होनी चाहिए, सही नीयत होनी चाहिए, आपकी जो गुफ्तार है, आपकी जो बात है वो चीज़ है वो सही होनी चाहिए, आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। ठीक है, आपकी जो पेशा जो आप इख्तियार किया है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी को नुकसान ना हो, आपकी कोशिश जो काबिश है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो आपके ख्यालात हैं, अमाल हैं, वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, आगाही उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो है एक जाहिदाना जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ठीक है, और मोहब्बत और हमदर्दी का उन्होंने रवैया जो है सबके साथ रखने की कोशिश करी। ठीक है, बाकायदा इसके लिए उन्होंने मुराकबा होता था, जहाँ पे बुद्ध विहार होते थे वो बनाए और लोग वहाँ जाके बैठे और एक ध्यान लगाएं। ठीक है, और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको रियलाइज करें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, ये उनका तरीक़ाकार था। आठवीं दर्जे के तलबा शरिया को एक सवाल का जवाब देना है। इंदस घाटी तहजीब कांसे के ज़माने की एक तहजीब है, इसका फन तामीरी शहरी तहजीब की अक्कासी करता है। 8 नुकात बताते हुए इसका जवाब लिखने में इसकी मदद कीजिए। शरिया एक लड़की है और वो जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हम हड़प्पा भी सभ्यता कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले वहीं सारे हमें उसके जो शवाहिद हैं वहीं से स्टार्ट हमें मिले हुए स्टार्टिंग पॉइंट्स आपका। तो सवाल ये हो रहा है कि इंदुस घाटी तहजीब है या देखिए इंदुस घाटी तहजीब, हड़प्पा तहजीब और इंदुस वैली सिविलाइजेशन, ये सब बात एक ही है। तो वहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कांसे के शवाहिद हमें मिले, एक कांसे की जो मूर्ति है वो हमें मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो है तांबा और जिंक जो है जो टिन होता है उसको मिला के कांसा बनाना जानते थे। ठीक है, अब हमें उस 8 बातें बयान करनी है जिससे हमें पता चले कि जो हड़प्पा तहजीब थी उसकी जो शहरी मनसूबाबंदी थी वो बहुत ही अलग थी। ठीक है, तो वादी सिंध के आप देखें जो मकामात हैं, ठीक है, ये तकरीबन जो तहजीब है तकरीबन 3500 से या बल्कि उससे ज़्यादा ही तकरीबन कुछ जो बहुत सारे हमारे माहिरीन हैं वो कहते हैं कि 4500 साल पुरानी है ये। ठीक, ईसा से भी, तो आज से अगर लगा लें तो 2000 और जोड़ ली इसमें, तो 4.5 और 2 जोड़ें तो तकरीबन ये आपका 6500 साल पुरानी बनती है। तो ये तहजीब ज़्यादातर जो मकामात हैं आप देखें तो सिंध जो नदी है उसके आसपास ही सारे मकामात हैं। तो सिंध नदी क्योंकि अब पाकिस्तान में तो सारे मकामात आप देखेंगे तो उसके आसपास है। कुछ जो मकामात हैं उसमें हिंदुस्तान में भी हैं, खासकर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर है,
ठीक है, आपको बाकायदा नक्शे में आप देखें तो उसमें बहुत सारे मकामात इंडिया के कुछ हिस्सों में भी हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं, और एक आध तो यूपी के अंदर भी हैं, फिर गुजरात में हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सारे पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये सारे मकामात आप देखें तो इसमें हमें नज़र आता है कि किस तरह से उन्होंने जो है बाकायदा ईंटों के मकानात बनाए, और पक्की ईंटों के मकान में, ठीक है। तो वादी सिंध के शहर जैसे बड़े और मौजूदा का इलाके आप देखें तो आला दर्जे की शहर की जो है मनसूबाबंदी की अक्कासी करते हैं, ठीक। गलियों को बाकायदा जो है एक तरतीबवार तरीके से बनाया गया था, इसे हम कहते हैं ग्रिड तरीका है, जो ग्रिड प्लानिंग कहलाती है। आजकल भी आप देखें जितने भी शहर हैं, जो भी कॉलोनी बनाई जाती हैं, वो इसी प्लानिंग के तहत बनाई जाती हैं। बाकायदा पहले सड़कें बनती हैं और उसके फिर चारों तरफ जो है मकानात बनते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने जो है बाकायदा प्लेटफॉर्म बना के पहले सड़कें निकाली, और सड़कें एक दूसरे को जाविया कायमा यानी 90 डिग्री पे काटती हैं, और दोनों तरफ उसके मकामात बने हुए हैं, और 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी इनकी दोनों तरफ, इधर भी इस साइड भी, और एक घर के जो दरवाजा है दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता था। इस बात का ख्याल रखा जाता था, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता था। इसके अलावा जैसे दाखिली दरवाजे हम दाखिल होते थे तो एक छोटा कुआं होता था, ताकि कोई भी राहगीर जो चलता हुआ है वो भी पानी जो है अगर उसे प्यास लगी तो पानी पी सकता है। और फिर अंदर जाने के लिए अलग से रास्ता हुआ करता था, और वो जो रास्ता है वो सहन में खुला करता था, और उसके चारों तरफ फिर आपके अलग अलग कमरे हुआ करते थे, उसमें फिर किचन और बाथरूम जो है वो भी हुआ करता था। तो बहुत ही सिलसिलेवार और बहुत तरीके से जो है बनाया गया था। इसके साथ ही आप देखें एक बड़ा जो है स्नान यानी स्विमिंग पूल वहाँ बनाया गया था, खासकर मोहनजोदाड़ो के इलाके में आप देखेंगे तो उसमें उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ी भी बनाई गई थी दोनों तरफ, शमाल की तरफ से भी और जुनूब की तरफ से भी, ठीक है। और बाकायदा उसमें जो भी इनका कोई सालाना उर्स होता था उसमें वो फिर जो है नहान करते थे। और इसी तरह से अनाज रखने के लिए बाकायदा बहुत सारे उन्होंने भंडार बना रखे थे, स्टोरेज ज़खायर बना रखे थे, जहाँ पे उसको स्टोर करते थे। उसका नीचे का जो हिस्सा है वो सारा पत्थर का था या ईंटों का, और ऊपर का जो हिस्सा था वो सारा लकड़ी का था। तो लकड़ी का हिस्सा तो रहा नहीं, सिर्फ अब इसका जो बुनियाद है वो बस बाकी है। और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी दोनों तरफ, और सारी जो नालियों से पानी सारा वो शहर से बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरीके से उन्होंने जो है शहर की मनसूबाबंदी की थी। और एक खासियत हमें देखने मिलती है, जो उनकी जो ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सबकी बराबर थी, ठीक है। उसका रेशो जो है सबका बराबर रखा गया। अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन की किन्हीं 8 वसूलियाबियों की वजाहत कीजिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनकी 8 जो उन्होंने काम किया, आप देखिए इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं अपने दौर के वो, कि उन्हें बाकायदा इंग्लैंड में जो नोबेल प्राइज जो एकेडमी है उन्हें जो है उनके काम के लिए बाकायदा 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत बड़ा उनका एजाज था, ठीक है। और इस सबसे बड़ा काम उन्होंने किया क्या, फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स जिसे हम इल्म तबीयत कहते हैं, उसमें उन्होंने काम किया। उसमें उन्होंने बाकायदा जब वो यहाँ इंडिया से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे अपनी तालीम और उसको आगे मतलब जारी रखने के लिए, ठीक है, आला तालीम के लिए, तो रास्ते में उन्हें जो समुद्र नजर आया, तो समुद्र में बहुत सारी जो लहरें होती हैं, तो उसमें जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं लहरों के ऊपर तो वो बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से उसमें आप जो पानी है वो नीला नजर आता है हमें, ठीक है, क्योंकि सारी लाइटें जो है आपका छोड़ के यानी नीली लाइट जो है जज्ब कर लेती है वो, तो इसी वजह से वो हमें नीला नजर आता है। तो इन्होंने इस चीज को मतलब इसको ऑब्जर्व किया इस चीज को, ठीक है। और इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जितनी भी सूरज की जो शुआएं होती हैं वो किसी चीज से भी टकराती है तो वो उस रंग को छोड़ के बाकी जितने भी रंग होते हैं, ये 7 रंग होते हैं आपका स्पेक्ट्रम में, तो उनको जो है वो वापस लौटा देती है। तो इसको रमन इफेक्ट का नाम दिया उन्होंने, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, रमन इफेक्ट। रमन की सबसे बड़ी कामयाबी रमन असर की दरियाफ्त है जो उन्होंने 1928 में की थी। और ये काम ऐसा मतलब है जिसके तहत वो जब रोशनी किसी माए या किसी गैस या किसी और चीज पे पड़ती है तो मुख्तलिफ शुआ में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने रमन इफेक्ट का नाम दिया।
बाकायदा इसी काम के लिए उन्हें 1923 में, जैसे मैंने आपको बताया, कि इल्म तबीयत के ऊपर उन्हें नोबेल इनाम जो है दिया गया। तबीयत की तालीम की अब बात करें, ठीक है, इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे और भी काम किए, ठीक है, और इसी उनकी सलाहियत को देखते हुए बाकायदा उन्हें कलकत्ता में जो है जो उस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, उसमें बाकायदा वो मदरस के तौर पे जो है वो रखे गए, ठीक है, और वहाँ उन्होंने काफ़ी साल उन्होंने पढ़ाया वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कई नए मवाद जो है उनकी खासियत थी, उसको मुताला किया उन्होंने, ठीक है, जैसे कि हीरे और दीगर जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी रोशनी में तब्दीली किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी और क्या कहेंगे आपका जो इफेक्ट है, जो साइंसी इफेक्ट है आपका, उसका उन्होंने मुताला किया। खासकर रोशनी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। इसी वजह से उन्हें उनके काम की को जो उन्होंने काम बाकायदा किए हैं साइंस के ऊपर, उसके ऊपर उनकी जो है उनकी सलाहियतों को पहचान कर जो है बाकायदा उन्हें इनामात दिए गए, ठीक है। बाकायदा हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एजाज़ है जो भारत रत्न है, ठीक है, उनके मरने के बाद उन्हें दिया गया। मंदरज़ेल के माबेन सकाफती रिश्तों का तस्करा कीजिए। हिंदुस्तान और कम्बोडिया और हिंदुस्तान और इंडोनेशिया। अब देखिए हिंदुस्तान और कम्बोडिया, कम्बोडिया जिसे कम्बोज भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान और इंडोनेशिया, इनके सकाफती रिश्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तानी के जो सकाफती रिश्ते तो हर ममालिक से रहे हैं तकरीबन, ठीक, चाहे वो रोम हो, चाहे अरब हो, चाहे इधर चाइना हो, इधर आप चले जाएं तो बर्मा हो गया, श्रीलंका हो गया, आगे इंडोनेशिया, मलेशिया है, ठीक है। तो शुरुआत से हमारे जो ताल्लुकात हैं, सकाफती ताल्लुकात, सब सारे जितने ममालिक हैं आसपास के, उनसे बेहतर रहे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो तिजारती मरकज़ के तौर पे उभरा, साथ साथ फिर जब रूहानी जो तालीम है उस, ठीक है, उसका मरकज़ भी बन गया आपका, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो हिंदू मत है, उसका फ़रोग़ है, ठीक है, और फिर ज़बान है, अदबी जो ताल्लुकात हैं हमारे, ठीक है, सकाफती जो आपका देखेंगे तो उस मैदान में भी हम सबसे आगे हैं। तो इसका असर आप देखें तो वो काफ़ी पड़ा। ख़ासकर आप देखें जो हिंदू मज़हब है उसको फैलाने के लिए जो समुद्रगुप्त जो बादशाह थे, ठीक है, समुद्रगुप्त ये क्या कहते हैं, सातवाहन जो शासक थे या हुक्मरान थे, उन्हीं में से एक समुद्रगुप्त हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ तक जो है आपका हिंदू मज़हब को फैलाया, और हम उसको देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो सकाफत है वहाँ पहुँची, और उसका असर हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारी जो तामीराती जो काम हुआ है वो उसी तर्ज का है जैसे हिंदुस्तान में आपका। खासकर आप देखें मंदिर, तो मंदिर में आप देखें जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा मंदिर है, उसमें जो हिंदू मज़हब के जो देवता हैं, खासकर विष्णु, उनका वो मंदिर है आपका, ठीक है। काफ़ी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, यानी दुनिया के कई सारे जो बड़े मंदिर हैं उनमें से एक वो भी है, ठीक है। तो उसका वहाँ की सकाफत में हमें नजर आता है, ठीक है, कि हिंदू जो तहजीब है। इसके साथ ज़बान की बात करें तो ज़बान में भी आप देखें संस्कृत जो ज़बान है उसके बहुत सारे अल्फाज जो हैं उन्होंने उसको अपनाया है, अपनी ज़बान में उसको समाया है, ठीक है। इसी तरह से अदबी ताल्लुकात की बात करें तो कम्बोडिया में जो भारतीय कहानियाँ हैं माखिज़ है, ख़ासकर आप देखें जो रामायण है, महाभारत है, उसके बहुत सारे जो वाक़यात हैं उसका असर हमें उनकी तहजीब पर नज़र आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो उसमें रामायण के बहुत सारे जैसे जो बहुत सारे करैक्टर हैं, किरदार हैं, खासकर उसमें राम है, लक्ष्मण है, ठीक है, इसी तरह सीता है या फिर रावण है। तो ये करैक्टर भी हमें वहाँ पे अलग अलग जगह पे हमें नज़र देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान और कंबोडिया का है। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया की बात करें तो हिंदुस्तान इंडोनेशिया की भी सकाफत में आप देखेंगे तो वही चीज़ हमें नज़र आती है। वहाँ पे भी आप देखें तो हिंदू मज़हब का काफ़ी हमें असर नज़र आता है, खासकर हिंदू मज़हब है। फिर बुद्ध मज़हब जो बाद में जो गया तो बुद्ध मज़हब का असर भी हमें देखने को मिलता है, आप देखें, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी बुद्ध विहार हैं। और मंदिरों की बात करें तो मंदिर भी जिसमें आप देखें बोरोबुदूर है, परमानन है, ये बहुत सारे मंदिर हैं आप देखेंगे तो वो बिल्कुल हिंदुस्तानी तर्ज के मंदिर हैं, ठीक है। सकाफत बिल्कुल झलकती है वो हिंदुस्तानी सकाफत। अदब और फ़न की बात करें तो आपको वहाँ के कल्चर में कुछ बहुत सारी जो रिवायात हैं या तरीके हैं वो जो हिंदू मज़हब से जुड़े हुए बहुत सारी जो तीज त्यौहार हैं वो उसको आप देखेंगे,
जबान में आपको देखें तो संस्कृत जो जबान के बहुत सारे अल्फाज आपको नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे पुर है, ठीक है, पुर जो लफ्ज है वो संस्कृत का है। अब वो आप देखें सिंगापुर, ठीक है, थाईलैंड में भी आप बहुत सारी जगह चले जाएं तो वहां पे पुर आपको नजर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये इन लोगों ने हिंदुस्तान की तहजीब को अपने अंदर जो है जज्ब किया है। फन की बात करें तो आप फन के अंदर भी हमें आपको बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि जो डांस हो गया, जो उनका कल्चर है आपका, उसमें हिंदुस्तानी कल्चर की झलक नजर आती है। खासकर आप देखेंगे जो रामायण और महाभारत के बहुत सारे वाकयात हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसके गिर्द जो है उन्होंने बनाई हैं, और बाकायदा वो इनके स्टेज लगता है, उसके स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं, रामायण की और महाभारत की जो कहानी है उसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ तक कि इंडोनेशिया में तो आप देखें जो करेंसी है उस करेंसी के ऊपर भी आपको गणेश बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो अपनी सकाफत, वो एक तरह से हिंदुस्तानी सकाफत से आपको जोड़कर देखते हैं, तो ठीक है, तो उसको उन्होंने अब तक बरकरार रखा है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। सब ये कहते हैं आपका पेपर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 30 इस तरह के सवाल होंगे आपके। अब जो सवाल हैं वो कितने हैं, 50 हैं, 30 हैं? अब ज़्यादा है ना, 50 हैं, ठीक है। ये क्योंकि पेपर पुराना है आपका तो इसमें 30 ही दिए गए क्वेश्चन, लेकिन अब जो पैटर्न आपका आएगा, नया पैटर्न जो है उसमें 50 सवाल होंगे आपके, ठीक है। तो टाइम का आप ख्याल रखिएगा क्योंकि टाइम तो मखसूस है, 3 घंटे का है, तो उसी हिसाब से फिर आपको अपनी तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो सवालात इसी तरह के होंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है लिखने की, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें आपकी किसी को आपको 50 लफ्ज़ों में करना है, किसी को आपको 100 से 150 लफ्ज़ों में करना है, और किसी को आपसे 200 से 250 के दरमियान आपको करना है। तो उन अल्फाज का आप ध्यान रखिए कि इसी के अंदर आपका वो कैद हो, उससे ज़्यादा आप फिर आप करेंगे तो फिर टाइम आपका ही ज़ाया होगा। तो कोशिश करिए कि उसी में आपको पूरा हो जाए। जैसे 250 लफ्ज़ों का अगर मान लो कोई सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, तो कोशिश करिए कि वो 2 पेज में हो जाए, इससे ज़्यादा उसमें बाहर ना जाए, ठीक। 1 पेज और दूसरे पेज पे पूरा हो जाए, ठीक है, इससे जायद ना हो। और कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज बना के आप लिखें। अगर 8 नंबर का सवाल है तो 8 पॉइंट आप बड़े बड़े बना के उसके फिर उसको जवाब दीजिए, और हेडलाइन आप दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हेडिंग के साथ आप दें। 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट दीजिए, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट आप दीजिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइए। तो कोशिश करिए कि आप जवाब को मुख्तसर करें, और लेकिन जो अल्फाज आप इस्तेमाल करें उसमें ही बात जो है पूरी हो जाए आपकी। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई सवाल है बेटा? किसी को भी डाउट हो, कोई सवाल हो किसी से, बताइए, मालूम कर सकते हैं। देखिए जो अब किताब की जो आखिरी की जो चैप्टर हैं, खासकर आप देखेंगे इसमें 20-21 जो आपके चैप्टर हैं, जो तालीम, एक तो तालीम से जुड़ा हुआ है जो चैप्टर, फिर इसी सकाफत से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। तो इनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा जो साइंसदान के ऊपर जो 2 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, दूसरा और तीसरा, मतलब जो तीसरा, मतलब 2 चैप्टर है, उसमें 3 चैप्टर हैं आपके टोटल साइंसदानों पे। तो उसमें जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है आपका, उसकी आप तैयारी अच्छे से करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, साइंसदानों के बारे में ज़रूर मालूम कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो जदीद साइंसदान हो, चाहे वो आपके करोड़ व्यवस्था के साइंसदान हो, उनके बारे में मालूम कर लिया जाता है। खासकर आप जो जदीद साइंसदान है, चाहे उसमें वो चंद्रशेखर वेंकट रमन हो, चाहे क्या कहते हैं बोस हो, जगदीश चंद्र बोस हो, इसी तरह से क्या कहते हैं विक्रम साराभाई हैं, और क्या कहते हैं होमी जहांगीर भाभा हैं, और इसी तरह APJ अब्दुल कलाम हैं।
तो इनके बारे में, और इसी तरह रामानुजन हो गए आपके, तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा और बाकायदा उनकी कब पैदा हुए और उन्हें कौन सा एजाज़ मिला और उनकी क्या सलाहियतें थी और किस सलाहियत के ऊपर उनको जो है एजाज़ दिया गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर ज़रूर सवाल आता है। इसी तरह तालीम के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि तालीम के ऊपर सवाल ज़रूर देते हैं कि वो डिस्पैच कब हुआ, ठीक है, और उसकी जो तालीम के अंदर उन्होंने क्या किया, उनका किरदार था, उसके बारे में मालूम कर लेते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग है, इसी तरह से लॉर्ड मैकाले हैं, इन्होंने जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो तालीम है, जदीद तालीम है, इसके ऊपर क्या काम किया उन्होंने। ठीक है, इसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके बारे में मालूम कर सकते हैं आपसे, और जितनी मजहबी इस्लाही तहरीकें हुई हैं उसके ऊपर सवाल ज़रूर बना लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी मजहबी इस्लाही सलाहकार हैं आपका, उनके ऊपर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ख़ासकर आप देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, और इसी तरह दयानंद सरस्वती हैं और ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसी तरह जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं जो उस दौर में खुले, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कब खुले। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही जो औरतों के ऊपर जो कानून बनाए गए हैं, और ठीक है, और औरतों की समाजी बेदारी के लिए या उनको एक तरह से जो तफरीक की जाती थी उनके साथ, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। ठीक है, तो वो कानून आपको पता होना चाहिए, चाहे वो शारदा एक्ट हो, ठीक है, या बाल विवाह वाला एक्ट हो, या सती प्रथा वाला जो एक्ट है। ठीक है, ये सारा आपको एक्ट कानून है, इनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए और ये पूछ सकते हैं आपसे। और इसके साथ ही सकाफत, जो आपका जो पहला चैप्टर है, उससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ज़बान जो है, ज़बानें अलग जो ज़बान है, ज़बानों के ऊपर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए इसी तरह से पेंटिंग का है आपका। पेंटिंग तो खैर अभी फ़िलहाल आपका क्योंकि इसमें नहीं होगा, वो चैप्टर आपका टीम के अंदर है आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर आप तैयारी करिए अच्छे से, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई चीज़ आप मतलब वो नहीं, अब तो आपके 12 ही चैप्टर हैं, तो तैयारी करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको 21 पूरे आपका करने पड़ते थे आपको तैयारी, आप तो सिर्फ 12 रह गए, तो 12 की आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो जो भी आपको दिन मिले हुए हैं बाकायदा टाइम बांध लीजिए, टाइम शेड्यूल के अंदर आप, ठीक है, 2-2 चैप्टर आप तैयार करते चले जाइए, आसानी के साथ आपका हो जाएगा काम। कोई किसी का सवाल है तो मालूम कर सकते हैं बेटा, कोई डाउट हो। स्क्रीन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये पेज है आपकी आंसर शीट का, आपकी जो जवाबी कॉपी होगी उसका पहला जो पर्चा, मतलब जो सफ़ा होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। तो सबसे पहले आप जब आपको कॉपी मिलेगी, 15 मिनट आपको मिलेंगे कॉपी भरने के लिए, तो बहुत ही इत्मीनान के साथ, ठीक है, और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसको भरेंगे आप, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर जो सब्जेक्ट है आपका, जो मजमून है वो आपको भरना है, चाहे वो आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे, हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, एसएसटी है तो एसएसटी आप लिख देंगे। बेहतर है कि जब इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ही लिखें आप भी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट आपका, अब जैसे एसएसटी है या आईसीएच है तो आईसीएच या इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज आप लिख देंगे, या शॉर्ट फॉर्म में आईसीएच कर दीजिएगा। सब्जेक्ट का एक कोड होता है, हर सब्जेक्ट का अपना कोड होता है, उस कोड को, ठीक है, आप यहाँ भर देंगे। आपका जो रोल नंबर आएगा ना उसमें कोड भी दिया होगा, ठीक है, तो वो कोड आप यहाँ भरेंगे। अगर आपको कहीं परेशानी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आपके जो निगरान है, 2 निगरान होते हैं हर क्लास में, इन्विजिलेटर, उनसे आप रब्ता करें, उनसे आप मालूम करें कि सर इसमें ये जो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जो कॉलम है इसमें आप बता दीजिए क्या भरना है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कोड भरा जाएगा। फिर इसके बाद जो जिस दिन तारीख में आपका पेपर हो रहा है वो डेट आपकी यहाँ डलेगी, ठीक है, साथ साथ डे भी आप डाल दीजिएगा कि दिन कौन सा है, और जिस जबान में आप आंसर दे रहे हैं, अब जैसे आईसीएच है तो आप उर्दू में दे रहे हैं तो उर्दू आप यहाँ लिखेंगे URDU, इस पर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको लिया होगा, ठीक। अच्छा, सब्जेक्ट आपका जैसे आपका आईसीएच है तो ICH आपने यहाँ भर दिया,
शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सब्जेक्ट कोड मान लीजिए कुछ भी है आपका XYZ, मैं यहाँ डाल रहा हूँ 021 है, ठीक है, वो आपने डाल दिया। डेट है, आज की डेट ले लेते हैं 29/9/2024, और साथ में अगर दिन भी आप डाल देते हैं, दिन जो भी आपका संडे है, मंडे जो भी है, जैसे संडे है तो संडे आपने डाल दिया, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ आंसर, जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, आप जैसे उर्दू में दे रहे हैं तो उर्दू आप लिखेंगे URDU, ठीक है। राइट कोड ऑन एज पर क्वेश्चन पेपर, अब जो क्वेश्चन पेपर था आपका उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा, देखा, क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे। क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन पेपर पे एक कोड लिखा होता है, वो कोड आपको यहां भर देना। मान लीजिए 65/2/3, और आपका सेट जो है मान लीजिए ABC, 3 सेट होते हैं, उसमें अगर आपके पास A आया है तो A को आप फिल कर देंगे इस तरह, अच्छे से भरेंगे इसे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए इधर होगा, ये कोड है 67/OS/1, ये आपका क्वेश्चन पेपर का कोड है, ठीक है। और सेट क्या है, A है, तो यही चीज आपको इधर भरनी है आपको। इसका इरेजर कैसा आएगा भाई, चलो मैं, तो आप यहाँ 67/OS/1 आप यहाँ रख दिए, और A क्योंकि इसमें A था तो A आपने A कर दिया। अब यहाँ पे जो अगला कॉलम आप देख रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई आप में कोई माजूरी है, किसी को बोलने में परेशानी है, या देखने में परेशानी है, या चलने में परेशानी है, तो वो अगर में कोई परेशानी है बाकायदा, तो वो बाकायदा उसका सर्टिफिकेट होता है, अगर परेशानी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि परेशानी किस तरीके की होती है, कोई जिसको नजर नहीं आ रहा, ब्लाइंड है, ठीक है, डीफ है, सुनने में परेशानी है, ठीक है, या फिर और तरह की परेशानी है, तो उसके लिए फिर ये टिक करना होता है। खैर, तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं है तो वो नो के ऊपर टिक लगा देगा। वेदर राइटर प्रोवाइडेड यस नो, अच्छा किसी को तो परेशानी, मान लीजिए कोई ब्लाइंड बच्चा है, तो ब्लाइंड बच्चा खुद तो नहीं लिख सकता, तो उसे लिखने के लिए अलग से राइटर चाहिए होता है, ठीक है। तो राइटर, तो इसलिए ये कॉलम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वो यस कर देगा जो ब्लाइंड बच्चा अगर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नो कर दिए या खाली छोड़ दिएगा ऐसे। इफ विजुअली चैलेंज नेम ऑफ स्क्राइबर यूज्ड, अच्छा इसके साथ साथ अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है, अगर वो स्क्राइबर को यूज कर रहा है, यानी राइटर को यूज कर रहा है लिखने के लिए, तो उस राइटर का नाम भी यहां पे आएगा। अब आ जाइए रोल नंबर की तरफ। रोल नंबर जो आपका है, मान लीजिए रोल नंबर जो भी M215634296 है, मान लीजिए इस तरह से, ये से आगे तक है आपको, तो आपको यहाँ बहुत ध्यान से रखना है। अब जैसे यहाँ तो खैर नंबर ही है, तो या तो कोई नंबर ही होगा, या 0 मान लीजिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 0 पे ही जाना है, इस लाइन में 0 पे जाना है, और 0 को ही क्या करना है, डार्क करना है अच्छे से। इस लाइन में आपको 2 पे जाना है, और 2 को ही डार्क करना है, ठीक है। 1 है तो 1 पे जाना है, और 1 को डार्क करना है। ये 5 है तो 5 पे जाना है, 5 को ही डार्क करना है आपको। इसी तरह इस लाइन में 6 है तो 6 के ऊपर जाके आप 6 को डार्क कर दीजिए। इसी तरह 3,
फिल कर लेंगे 3 को, यहाँ 4 को कर लीजिए, इधर 2 को, इधर 9। इसके लिए चाहे तो स्केल आप अपने पास ले जाइएगा, स्केल से भी आप उसी लाइन के हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। उस लाइन की सीध में आप स्केल रख के भी आप कर सकते हो। आप 6 है तो 6 के सामने हो जाएगा, 7 है तो 7 के सामने, ठीक है। तो इस तरह से रोल नंबर अपना मुकम्मल कर लीजिएगा। अगला है खड़ी करते हैं ना, यहीं पर की सीढ़ियां बनी हुई करें सेंटर का कोड। ये सेंटर का जो कोड है ये आपकी उस पे जो आपका रोल नंबर है उस पे होगा यहाँ पे गिवन। जैसे मान लीजिए 86942 है मान लीजिए, तो 8 के सामने 8 को भर देंगे आप, 6 के सामने 6 को भर दीजिए, 9 के सामने 9 को फिल कर दीजिए, 4 के सामने 4 को, और 2 के सामने 2 को, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर है तो उस हिसाब से आप देखिए, ठीक है, फिल कर दिएगा। सब्जेक्ट कोड आपका जैसे जो भी आपको जैसे मान लो दिया है 021 है मान लीजिए, या 535 है मान लीजिए, 53 या 4 है मान लीजिए, तो पहले तो 5 पे आप कर दीजिए गोला, फिर 3 पे ये सर्कल भर दीजिए, और 4 पे जाएंगे, 4 को गोला जो है आपका ये फिल कर दीजिए। ये छूटना नहीं चाहिए आपका, इच्छे से भरिएगा इसे आप इत्मीनान के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इधर नाम की तरफ, अब जैसे आपका नाम है मोहम्मद अनस है, MOHD, तो मोहम्मद अगर सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म में आपका मोहम्मद है, ठीक है, तो MOHD कर लेंगे। और फिर अनस है तो आप एक खाना छोड़ के फिर अनस लिखेंगे, ANAS, ठीक है। अब मोहम्मद को आप भरने के लिए पहले M के नीचे जाएंगे, देखिए M के नीचे M को देखिएगा, तो M को आप डार्क कर लीजिए, फिर O को ढूंढेंगे, O को डार्क कर लीजिए, फिर H को, फिर D को आप देख लीजिए, ठीक है। और इसी तरह अनस है तो ANAS, ठीक है। तो ये आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, इसके बाद यहाँ पे मदर और फादर्स नेम, जो भी आपके मदर फादर नेम है, मान लीजिए किसी का मिस्टर मोहम्मद आबिद है तो मोहम्मद आबिद, ठीक है। और यहाँ ये तो आपके फादर या मदर का नाम आ जाएगा, और इसके नीचे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, जो भी आपका जैसे मोहम्मद अनस है, साइन कर देंगे आप, ठीक है। इस तरह से ये आपकी ऑनर शीट जो है ये भर जाएगी, ठीक है। बस इसमें ख्याल रखिए आप कोई चीज़ जो है छूटनी नहीं चाहिए। अगर कहीं डाउट है आपको कहीं, तो आपके जो निगरान है, एलिजिलेटर है, उनसे आप रब्ता करिए कि सर ये हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यह बताइए यहाँ क्या भरना है, ठीक है। तो गलत मत भरिएगा, कहीं डाउट है तो आप फौरन उनसे राब्ते में जाएं और उनसे बात करिए आप, ठीक है। इंशाल्लाह फिर
अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।